हेलो दोस्तों, मैं हूं अवनीश। जैसा कि हम लोग उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने अभी तक इसके संबंध में 3 वीडियो अपलोड कर दी है। इन 3 वीडियो में हमने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की जो प्रारंभिक चैप्टर है यानी कि चैप्टर 1 उसको कंप्लीट किया, साथ ही चैप्टर 2 को भी कंप्लीट किया जो कि धारा 3 से लेकर धारा 18 तक दिया गया है। और हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 3 की भी चर्चा की थी जिसमें पुलिस बल का प्रशासन दिया गया है। पुलिस बल का प्रशासन से संबंधित चैप्टर 3 की चर्चा की थी। उसमें हमने 2 धाराओं को पढ़ लिया था। पहली धारा जो धारा 19 थी उसमें हमने पढ़ा कि जो पुलिस बल की अधीक्षण की शक्ति किसमें निहित होगी, तो वह राज्य सरकार में निहित होगी ऐसी शक्ति। और साथ ही हमने जो सेक्शन 20 पढ़ा उसमें हमने पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में पढ़ा कि उनकी नियुक्ति कौन करता है और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी और उनको पद से कैसे हटाया जाएगा, उनकी पदावधि क्या होगी, इसके बारे में हमने सेक्शन 20 में पढ़ा था। आज हम चैप्टर 3 का जो आगे का धाराएं हैं, आगे की जो सेक्शन है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं और आज कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को कंप्लीट कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन 21 जिसमें कि पुलिस प्रशासन दिया गया है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किस धारा में दिया गया है, तो वह है सेक्शन 21। सेक्शन 21 में पुलिस प्रशासन दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है वह विनियमन और आदेश जारी करेगा। अर्थात कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, पुलिस महानिदेशक होता है, वह पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित विनियमन और आदेश को जारी कर सकता है। तो पूछा जाएगा पुलिस प्रशासन से संबंधित विनियमन या आदेश कौन जारी करता है, तो डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जारी करता है। और ऐसा जो जारी करता है आदेश वह राज्य सरकार के अधीन होता है। डीजीपी जारी करता है और राज्य सरकार के अधीन होता है। साथ ही यह जो विनियमन या आदेश होगा वो किसके संबंध में, किस किस संबंध में जारी करेगा, इसकी एक पूरी लिस्ट दी गई है, वो ये है। हम बता रहे थे कि डीजीपी राज्य सरकार के अधीन विनियमन या आदेश जारी करेगा। यह जो विनियमन या आदेश है वह निम्नलिखित बातों के संबंध में यह जारी करता है। वे बातें कौन कौन सी हैं? पहला, अपराध निवारण। दूसरा, अपराध अन्वेषण। अपराध का निवारण करने के लिए, अपराध का अन्वेषण के लिए, लॉ एंड ऑर्डर कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पुलिस संगठन या अधिकारियों द्वारा जो निष्पादित कार्य होते हैं, जो पुलिस संगठन या उनके जो अधिकारी होते हैं, जो उनके द्वारा निष्पादित कार्य होते हैं, उन कार्यों का विनियमन या निरीक्षण करने के लिए। साथ ही अगला क्या है, जो पुलिस अधिकारी जो होते हैं उनके पास जो हथियार होंगे, उनकी जो सज्जा होगी, उनकी जो पोशाक होगा या अन्य साधनों का विवरण या मात्रा का निर्धारण कौन करता है? डीजीपी इससे संबंध में विनियमन बना सकता है, नियम बना सकता है कि कितने हथियार होगा, कौन सा हथियार किसके पास होगा, कैसे कपड़े पहने जाएंगे, ठीक है। और कितने मात्रा का निर्धारण बताया गया है किसमें? ये इसमें, कि इस संबंध में वो डीजीपी नियम विनियमन बना सकता है। और पुलिस बल के सदस्यों का आवास का चयन, डीजीपी इस संबंध में भी नियम बना सकता है कि पुलिस बल के जो सदस्य होंगे उसके आवासों का चयन कैसे होगा, किस तरीके के आवास मिलेंगे, इस संबंध में। पुलिस बल का विनियमन करने के संबंध में, तैनाती कहाँ होगी, उनका संचालन कैसे होगा, अब स्थिति क्या होगी, इसके संबंध में। अधिकारियों को ड्यूटी सौंपना, अधिकारियों को ड्यूटी सौंपने संबंधित और अन्य शर्तें जो विहित करती है, इस संबंध में भी जो विनियम तैयार करेगा डीजीपी कर सकता है। अधिकारी ड्यूटी हो गया। फिर अभिसूचना को एकत्र करना और संप्रेषण करना, पुलिस की विभिन्न इकाइयों द्वारा रखे जाने वाले जो अभिलेख होते हैं, रजिस्टर होते हैं, प्रपत्र होते हैं, विवरणियां होती हैं, इसके संबंध में भी विनियमन या आदेश जारी कर सकता है। तो देखिए ये आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो इतनी बड़ी लिस्ट दी गई है ये आपको पूरी तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है। बस आप एक रीडिंग कर लीजिएगा ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि
डीजीपी निम्नलिखित में से किसके संबंध में विनियमन या आदेश जारी करने की शक्ति नहीं है। तो उसमें तीन, इसमें से एक ऑप्शन दे देगा, एक अलग से ऑप्शन दे देगा। तो आपको यह याद रखना होगा कि उस जो अलग से ऑप्शन दिया है वही आंसर इसका होगा कि इस संबंध में डीजीपी विनियमन नहीं बना सकता है। तो ये आपको बस एक रीडिंग कर लेना है। और इसके बाद अब आते हैं सेक्शन 21 पुलिस प्रशासन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खत्म। अब आते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 में अनुशासनिक कार्यवाहियां दी गई हैं। सेक्शन 22 में क्या दिया गया है? अनुशासनिक कार्यवाहियां की जाएगी। क्या की जाएंगी? कह रहा है यह धारा, देखिए क्या कहता है, यह धारा कहता है अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, जो इस अधिनियम में नियम बनाए गए हैं उसके अनुसार जो पुलिस बल होंगे, उसके अधिकारी होंगे, उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाइयां की जाएगी। लेकिन ऐसी अनुशासनिक कार्रवाइयां अनुच्छेद 311 भारतीय संविधान के 311 अनुच्छेद के अधीन रहते हुए ही की जाएगी। तो ये बात आपको समझ में आई। अनुशासनिक कार्रवाइयां किस धारा में है? तो हमको ये जरूर याद रखना है कि अनुशासनिक कार्रवाइयां हमारा सेक्शन 22 में दिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली धारा सेक्शन 23। सेक्शन 23 में अनुशासनिक शास्तियां दी गई हैं। देखिए 22 में जो था उसमें कार्यवाहियां दी गई हैं, अनुशासनिक कार्यवाहियां होंगी, और इसमें अनुशासनिक शास्तियां की बात किया गया है 23 में। अब देखिए अनुशासनिक शास्तियों को जब आप बेयर एक्ट में पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट में एक कहानी की तरह लिखा गया है, उसको समझना बहुत ही कठिन काम है। तो यहाँ पे उसी चीज को आसान शब्दों में आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो देखिए उसमें केवल इतना लिखा हुआ है अनुशासनिक जो शास्तियां होती हैं वो कौन देता है और किसको देता है। पहली चीज हम जानेंगे कि अनुशासनिक शास्तियां कौन देता है, किसको प्राधिकार है कि वह अनुशासनिक शास्तियां दे सकता है, और दूसरा किसको देगा इसके बारे में पढ़ेंगे, और कौन कौन सी अनुशासनिक शास्तियां होती हैं जो वो देगा। तो तीन बातें पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए कौन देगा, किसको देगा और कौन सा दंड देगा। ठीक है, कौन सा शास्ति होगी वो। तो सबसे पहले देखिए पहला जो उपधारा इसमें बताया गया है धारा 23 में, इसको थोड़ा समझिएगा, टेक्निकल है, थोड़ा सा समझ लेंगे एकदम ध्यान से। अगर कोई काम कर रहे हो, आप कहीं किसी से बात कर रहे हो या इधर उधर थोड़ा मन हो तो थोड़ा सा मन को एकाग्र करिए और सिर्फ 1 मिनट इसको समझ लीजिए। आपको फिर इसको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको समझ लिया। तो आते हैं अनुशासनिक शास्तियां। अनुशासनिक शास्तियां पहले जो पहला सब क्लॉज कहता है कौन देगा। पहला कहता है एसपी के स्तर का या उससे उच्चतर अधिकारी। देखिए क्या लिखा है, एसपी के स्तर का या उच्चतर अधिकारी। एसपी के स्तर का समझिए, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक देगा ऐसी शास्ति, या उससे उच्चतर स्तर का अधिकारी देगा। और किसको देगा? जिसको नियुक्ति का प्राधिकार हो, मतलब ऐसे अधिकारी को ऐसी वो शास्ति देगा, दंड देगा जिसको यह एसपी या उच्चतर अधिकारी उसकी नियुक्ति का प्राधिकार रखता हो। मतलब जिसको वो नियुक्त करने का अधिकार है उसी को वो शास्ति दे सकता है। ये पहली उपधारा कहता है। लेकिन कौन? एसपी या उच्चतर अधिकारी। उच्चतर अधिकारी ऊपर की जो जाते हैं उसमें। फिर अब कह रहे हैं कि जो ये एसपी या उच्चतर अधिकारी होगा वो कौन सा दंड देगा। ये तो बता दिया कि एसपी देगा या उच्चतर अधिकारी, किसको देगा? जिसको वो नियुक्त करने का प्राधिकार रखता है, और कौन सा दंड देगा। अब देखिए इसमें कई बातें दी गई हैं, इसको याद कर लीजिए। पदावनति कर देगा, पहला दंड। दूसरा अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर सकता है। तीसरा सेवा से हटाना। चौथा पदच्युति कर देना। पांचवा वेतन में कटौती कर देना। वेतन वृद्धि को रोक देना। एक वेतन में कटौती कर दिया, जो वेतन मिले थे उसमें कुछ वेतन को काट लिया गया। एक है जो वेतन की जो वृद्धि हो रही थी उसको रोक दिया। चौथा पदोन्नति को भी रोकना। पद में अगर कोई उन्नति हो रही है, प्रमोशन हो रहा है तो उसको रोक देना। ये तो हो गया कि एसपी या उससे उच्चतर का अधिकारी जिसको नियुक्त करने का प्राधिकार रखता है उसको दंड देगा। अब अगला देखिए क्या बताता है, जो उधारा 2 है वो भी बताता है कि एसपी के स्तर का या उच्चतर अधिकारी, जो पुलिस अधीक्षक होता है वो या उससे उच्चतर अधिकारी अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को, किस पुलिस अधिकारी को? अराजपत्रित
पुलिस अधिकारी को, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, अराजपत्रित पुलिस अधिकारी। यहाँ पे क्या था, जिसको वो नियुक्त करने का प्राधिकार रखता हो उसको ये दंड दे देगा, और जो अराजपत्रित पुलिस अधिकारी है उसके अधीनस्थ एसपी या उसके उच्चतर अधिकारी के अधीनस्थ उनको वो 2 प्रकार का दंड देता है। 1 माह से अनधिक, ये क्या हो गया, 1 माह से अनधिक वेतन जुर्माना, मतलब 1 माह से अधिक का नहीं, मतलब 1 माह तक का उसका जो वेतन है वो जुर्माने के रूप में अधिरोपित कर सकता है कि 1 माह का आप जो वेतन है उसको जुर्माने के तहत दो। दूसरा क्या है, उसकी परिनिंदा या भर्त्सना कर सकता है। ये कौन कर सकता है, एसपी या उच्चतर अधिकारी अपने अधीनस्थ अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को, ये हो गया। इसके बाद तीसरा, डीएसपी या समतुल्य स्तर का अधिकारी। अभी तक तो हम पुलिस अधीक्षक या उससे उच्चतर की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ तीसरे पॉइंट में क्या कहता है, पुलिस उप अधीक्षक या उसके समतुल्य का अधिकारी। यहाँ पे समतुल्य का मतलब क्या है, उसके समान जो अधिकारी होंगे उनके समान वो अधिकारी किसको दंड देंगे, दंड देंगे पुलिस निरीक्षक को या उप निरीक्षक को या निम्न स्तर के अधिकारी को। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ये क्या पका रहे हैं, एकदम सिंपल है। कौन देगा दंड, तो 4 लोग हैं। एसपी के स्तर का अधिकारी जिसको नियुक्त करता है उसको दंड देगा, एसपी के स्तर का या उच्चतर अधिकारी अराजपत्रित पुलिस अधिकारी को दंड देगा अपने अधीनस्थ, या डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके समतुल्य का जो अधिकारी होगा वो किसे देगा, पुलिस निरीक्षक को या उप निरीक्षक को या निम्न स्तर के अधिकारी को। और चौथा क्या है, पुलिस निरीक्षक या उच्चतर अधिकारी। पुलिस निरीक्षक से जो होता है वो भी दंड दे सकता है, किसको देगा, लेकिन कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को देगा। अब कौन सा दंड देगा, लघु दंड देगा। ये कौन, डीएसपी या समतुल्य अधिकारी कौन सा दंड दे सकता था, केवल परिनिंदा और भर्त्सना कर सकता है, और जो पुलिस निरीक्षक है वो कोई लघु दंड दे सकता है। यहां तक बात क्लियर हुई, कुछ नहीं है, बस कौन देगा, 4 लोगों को बनाया गया है दंड देने के लिए, ये लोग 4 लोग दंड दे सकते हैं, लेकिन सबके लिए बताया गया कि किसको किसको दे सकते हैं। ये बताया किसको दंड देगा, इस प्रकार की शास्ति देगा, और कौन सा दंड दिया जाएगा वो भी इधर बता दिया गया है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 23 खत्म। मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान इसको समझाया जा सकता है, और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों में, और उत्तराखंड का जो पेपर 21 नवंबर को होने वाला है उससे पहले इसको शेयर करिए, ताकि जो बच्चे उत्तराखंड का पेपर देने जा रहे हैं एपीओ का उनका भी कुछ लाभ हो सके। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 24 में आते हैं। सेक्शन 24 जो है वह निलंबन की बात करता है, सेक्शन 24। तो अगर पूछा जाए कि निलंबन किस धारा में दिया गया है, तो धारा 24 में निलंबन दिया गया है। अब निलंबन के संबंध में क्या बातें हैं कि निलंबन में भी कौन करेगा, देखिए यहाँ पे सब वही चीज आएंगी, दंड देगा तो कौन देगा, किसको देगा, ये बातें एकदम ध्यान, मतलब ये ट्रिक की तरह से मतलब पढ़ना है, मतलब ये कहीं लिखा नहीं है, इस तरीके से बैरक में नहीं लिखा हुआ है, बस ये आपको याद रखने के लिए है ताकि ये दिमाग से न निकले। तो निलंबन कौन करेगा, एसपी या उच्चतर का अधिकारी। एसपी या उच्चतर, एसपी का मतलब वही पुलिस अधीक्षक या उच्चतर अधिकारी निलंबन करने का प्राधिकार रखता है। मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि निलंबन का प्राधिकार किसे है, तो उसमें अगर एसआई लिखा हुआ है तो एसआई को निलंबन का प्राधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि कह रहा है एसपी पुलिस अधीक्षक या उच्चतर स्तर का अधिकारी, यानी कि एएसपी ऊपर चले जाएंगे तो हमारा डीजीपी, डीआईजी, ये सब है, मतलब ये लोग निलंबित कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे देखिए पुलिस निरीक्षक को भी दंड का अनुशासनिक शास्तियां देने की शक्ति थी, लेकिन निलंबन करने की पुलिस निरीक्षक को शक्ति नहीं है। किसको है? पुलिस अधीक्षक या उच्चतर अधिकारी को। अब आते हैं किसे करेगा, अधीनस्थ निरीक्षक या निम्नतर अधिकारी। भाई एसपी है, पुलिस अधीक्षक है, तो वो किसे निलंबन करेगा, अपने से अधीनस्थ ही करेगा ना। तो अधीनस्थ उसके कौन होता है, निरीक्षक होता है, या पुलिस निरीक्षक उप निरीक्षक होता है, या हेड कांस्टेबल होता है, या कांस्टेबल होता है। तो इन लोगों को वो क्या कर देगा, निलंबित कर देगा, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे उच्चतर का अधिकारी।
और ऐसा जो सस्पेंशन होगा, निलंबन होगा, वह कारण अभिलिखित करते हुए होगा। तो हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। सस्पेंशन कौन करेगा? पुलिस अधीक्षक करेगा या उससे उच्चतर अधिकारी करेगा। किसका करेगा? अपने से अधीनस्थ निरीक्षक या निम्न स्तर के किसी अधिकारी का करेगा, और ऐसा कारण अभिलिखित करते हुए करेगा। तो हमारा सेक्शन 24 भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 25, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अवचार। अवचार मतलब मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट की बात की गई है कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी होता है, अगर वह कुछ ऐसा अवचार करता है, अवचार का दोषी पाया जाता है, तो वह प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए, प्रशासनिक कार्रवाइयां जो होती हैं, प्रशासनिक कार्रवाइयां होती हैं जो भी, उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी अवचार करता है तो वह प्रशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। वे कौन कौन से अवचार है जो वो करेगा तो उत्तरदायी हो जाएगा वो? तो उन्हीं अवचारों को ये बताया गया है, एक लिस्ट दी गई है। लिस्ट में बताया गया है कि विधि सम्मत आदेशों की अवज्ञा करना। जो भी विधि सम्मत आदेश उसको मिले हैं करने के लिए, उसकी क्या करता है? पालन नहीं करता, अवज्ञा कर देता है, तो वो अवचार का दोषी हो जाएगा। ड्यूटी की उपेक्षा करता है, जो उसको ड्यूटी मिली है उसमें उपेक्षा करता है, ड्यूटी की उपेक्षा करता है। फिर अनअधीनता या कठोर आचरण अपनाता है, या फिर अनअधीनता मतलब होता है कि जिस भी अधिकारी के वह अधीन है उसकी अनअधीनता मतलब उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करता है और खुद को उससे बड़ा मान के अपने हिसाब से काम करने लगता है। उसके बाद अनधिकृत मिथ्या आरोप लगाना। अगर कोई पुलिस अधिकारी अनधिकृत मिथ्या आरोप भी लगाता है किसी व्यक्ति पे, तो वो भी अवचार का दोषी होगा, या ड्यूटी में अनुपस्थित होता है, जो ड्यूटी उसको मिली है काम करने की उस समय वह अनुपस्थित रहता है, काम में आता नहीं है, तो वह भी मिसकंडक्ट का दोषी होगा। और कायरतापूर्ण कार्य करता है। आपको पुलिस अधिकारी बनाया है, आपसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि आपके अंदर कायरता हो, लेकिन अगर वह कायरतापूर्ण कोई कार्य करता है तो भी वह अवचार का दोषी है। अधिकार का दुरुपयोग करता है, जो भी उसको अधिकार मिले हुए हैं कानून के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, अगर उसका वह उल्लंघन करता है तो वो भी अवचार का दोषी होगा या अवचार माना जाएगा। ऐसा कार्य जो अधिकारी को शोभा नहीं दिया, कोई अधिकारी ऐसा कार्य करता है जो उसके उस पोस्ट पे रहते हुए उसको शोभा नहीं देता है, तो वह भी अवचार माना जाएगा। तो ये इतने प्रकार के अवचार होते हैं, और अगर ऐसे अवचार का वो दोषी हो जाता है, ऐसा अवचार वो करता है, तो अब उसके प्रति प्रशासनिक कार्रवाई के लिए वह जिम्मेदार होगा। धारा 25 में बताया गया है। इसके बाद धारा 26 में अपील की बात की गई है। ये अपील, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यह पूछा जा सकता है और पूछने की संभावना भी है कि अपील किसमें है। पहले तो हमको यही जानना है, अपील हमारा 26 में है, लेकिन निलंबन 24, अवचार 25, अपील किसमें? 26 में। 26 में यह कहा गया है कि दंड के आदेशों के विरुद्ध अपील। अब देखिए, जो हम यहाँ पे अनुशासनिक शास्तियां दे रहे थे ना, तो कई लोग ना दे रहे थे अनुशासनिक शास्तियां। कौन कौन दे रहा था? एसपी दे रहा था, या उससे उच्च स्तर का, यानी डीआईजी डीजीपी भी दे सकता है, एसपी के स्तर का या डीजीपी डीआईजी दे सकता है, या डीएसपी, ठीक है, पुलिस उप अधीक्षक, या उसके समतुल्य उसके समान जो अधिकारी होते हैं वो, या पुलिस निरीक्षक, या उच्चतर अधिकारी। ठीक है, तो अब ये लोग दे रहे थे। अब इनके द्वारा अगर दंड दिया जाता है तो उसकी अपील कहाँ होगी? तो यही चीज से बताया गया है कि अगर डीजीपी के आदेश के विरुद्ध अपील होती है, यानी पुलिस महानिदेशक के आदेश के विरुद्ध अगर अपील करनी है, तो वह राज्य सरकार को जाएगी। मतलब जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस बल का, डीजीपी, अगर वह कोई आदेश पारित करता है तो उसके खिलाफ आप कहां अपील कर सकते हैं? राज्य सरकार में। लेकिन अगर डीजीपी से अधीनस्थ कोई पुलिस अधिकारी है तो आप उसकी जो अपील होगी, अगर वह जो कोई आदेश पारित करता है तो उसकी अपील उच्चतर स्तर के अधिकारी को करेंगे। इसके बाद अब हम धारा 27 के बारे में पढ़ते हैं। धारा 27 में क्या किया गया है? धारा 27 में कहा गया है रेलवे क्षेत्र में पुलिस का प्रशासन। अब रेलवे क्षेत्र में जो हमने रेलवे पुलिस की बात की थी धारा 9 में,
अब वो उस क्षेत्र में पुलिस का प्रशासन किसमें होगा? जो रेलवे पुलिस जिला बनाया जाता था, धारा 9 में हमने पढ़ा था ना 2 चीज, रेलवे पुलिस जिला वृत्त को उसमें अधिसूचित कर देते हैं और साथ ही रेलवे थाना भी जो बना देते हैं, उसके बारे में 9 में चर्चा की थी। अब 9 में चर्चा की थी, 27 में उसी का प्रशासन की बात कर रहा है, पुलिस प्रशासन। तो ये कह रहा है कि रेलवे क्षेत्र में प्रशासन किसमें निहित होगा? डीआईजी में, पुलिस उप महानिरीक्षक में निहित होगा और ऐसा डीजीपी की सहायता के लिए होगा, पुलिस महानिदेशक की सहायता के लिए होगा। मतलब रेलवे पुलिस जो रेलवे क्षेत्र है उसका प्रशासन जो होगा वो पुलिस महानिदेशक की सहायता करने के लिए डीआईजी में निहित होता है, डीआईजी करता है। अब पुलिस जिले का जो प्रशासन होगा वह किसमें निहित होगा? तो जिले से संबंधित कोई भी बात आती है तो उसका प्रमुख कौन होगा? एसपी होगा, पुलिस अधीक्षक होगा। इसलिए पुलिस जिले का प्रशासन किसमें है? एसपी में है। और सभी पुलिस अधिकारी किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? सभी पुलिस अधिकारी डीजीपी के नियंत्रण में कार्य करते हैं, यानी कि पुलिस महानिदेशक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। तो और चौथा, एसपी अपनी शक्तियों का जो प्रत्यायोजन होता है, यानी कि पुलिस अधीक्षक अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किसमें कर सकता है? वह राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेकर सहायक या उप अधीक्षक यानी एएसपी या डीएसपी में प्रत्यायोजन अपनी शक्तियों का कर सकता है। तो धारा 27 में हमने 4 चीजें पढ़ ली। पहला क्या पढ़ा कि जो रेलवे क्षेत्र का प्रशासन है वो किसमें होगा? डीआईजी में होगा। पुलिस जिले का प्रशासन किसमें होगा? एसपी में होगा। और जो सभी पुलिस अधिकारी होते हैं वो किसके नियंत्रण में कार्य करते हैं? तो वह उसी के नियंत्रण में कार्य करेंगे जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा पुलिस बल का। और पुलिस बल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? डीजीपी होता है, इसलिए डीजीपी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। और एसपी जो होता है, पुलिस अधीक्षक जो होता है, वो अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन एएसपी या डीएसपी में कर सकता है राज्य सरकार की पूर्ण अनुमति से। ये हो गया धारा 27 कंप्लीट। और अब हम इस अध्याय 3 के जो अंतिम धारा है उस पर आते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को जल्दी ही खत्म करने का प्रयास करते हैं। धारा 28। धारा 28 में मुख्य पुलिस अधिकारियों की पदावधि बताया गया है कि इनकी पदावधि कितनी होगी। जो मुख्य पुलिस अधिकारी होते हैं वो उनका कार्यकाल कितना होता है। और साथ ही इसमें स्थानांतरण से संबंधित भी प्रावधान दिया गया है कि कब इनका स्थानांतरण किया जाता है। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले पदावधि के बारे में जानते हैं। तो जो थाने का प्रभारी अधिकारी होता है, ध्यान दीजिएगा, थाने का प्रभारी अधिकारी मतलब जो थाने का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, प्रधान होता है, उसका कार्यकाल कितना होगा? उसका कार्यकाल 1 वर्ष होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसी का 1 वर्ष है, इसके बाद जितने भी होंगे सबका 2 वर्ष है। पुलिस वृत्त का प्रभारी अधिकारी 2 वर्ष, पुलिस अधीक्षक का कितना कार्य हो? 2 वर्ष, किसी रेंज का उप महानिरीक्षक या निरीक्षक 2 वर्ष। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये जो 2 वर्ष 1 वर्ष ये उसका कार्यकाल नहीं है, ये उसका न्यूनतम कार्यकाल है। मतलब ये अधिवर्षता के अधीन रहते हुए, मतलब जो उनकी रिटायरमेंट की एज है 60 वर्ष होगी तो 60 वर्ष, 61 हो 62 होगी तो 62 वर्ष, उसके अधीन रहते हुए उस पुलिस अधिकारी का या चाहे थाने का उसके अधीन रहते हुए अगर वह थाने का प्रभारी अधिकारी है तो वह न्यूनतम एक वर्ष तक इस पद पर रहेगा। और जो किसी वृत्त का प्रभारी अधिकारी है तो 2 वर्ष, एसपी है तो 2 वर्ष, और किसी रेंज का उप महानिरीक्षक है या फिर निरीक्षक है तो 2 वर्ष। तो ध्यान में ये रखना है कि थाने का प्रभारी अधिकारी न्यूनतम 1 वर्ष, बाकी सभी अधिकारी कितने? न्यूनतम 2 वर्ष उनकी पदावधि है। अब आते हैं स्थानांतरण की बात करते हैं। 28 के परंतु में कहता है कि जो भी अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण करने के लिए प्राधिकृत होते हैं वह उनका स्थानांतरण कुछ आधार दिए गए हैं, उस आधार में के अंतर्गत रहते हुए उनकी पदावधि को समाप्त होने से पहले भी कर सकते हैं। तो वे कौन कौन से आधार हैं? तो जैसे पदोन्नति, अगर किसी अधिकारी की पदोन्नति हो जाती है तो स्थानांतरण हो जाएगा। दोष सिद्धि, किसी अपराध में सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध कर दिया जाता है या उसके खिलाफ आरोप लगाया जाता है। शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है और जो कर्तव्य उसको सौंपे गए उस कर्तव्य को पालन करने में अयोग्य हो जाता है, तब स्थानांतरण कर दिया जाएगा। रिक्ति को भरने के लिए, किसी रिक्ति को भरने के लिए भी स्थानांतरण किया जा सकता है। स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण हो सकता है और जनहित में भी किसी पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण हो सकता है। तो यहाँ हमने अध्याय 3 जिसमें कि पुलिस बल का प्रशासन दिया गया था, पूरा चैप्टर खत्म होता है। अब
जब अगले चैप्टर की जो था चैप्टर 4 की बात करते हैं, चैप्टर 4 थोड़ा सा लेंदी है, उसको कम धारा कम है लेकिन वो लेंदी है, उसको समझ लेंगे तो फिर ये जान लीजिए हमारा लगभग 70% उत्तराखंड पुलिस अधिनियम हो गया और उसके बाद 2 से 3 वीडियो में उत्तराखंड पुलिस अधिनियम खत्म हो जाएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।